मैराथन क्लास होगा, ठीक है, यूपी टेट और सी टेट के लिए। तो बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ठीक है। अब आप बताइए, आप लोग, ये कथन सही है कि गलत है? भाई उसका शरीर का स्वस्थ होना ज़रूरी होता है बच्चे का कि नहीं होता है? आप लोग बताएं ज़रा। देखो क्या होता है, अगर मान लो बच्चा मतलब इसमें क्या है, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य बच्चों के साथ क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। मान लीजिए बच्चा बीमार है, थका हुआ है, ठीक है, परेशान है, तो क्या उसका डेवलपमेंट हो जाएगा? वो उसी तरीके से पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा ना। इसीलिए क्या है कि शारीरिक विकास जो होता है शरीर के अन्य पक्षों के साथ क्या होता है, अंतः संबंधित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया है। विकास संशोधन योग्य होता है, ठीक है। विकास केवल संस्कृति के द्वारा शासित और निर्धारित होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। जी भाई, बिल्कुल प्रभावित होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, हाँ चलता है। विकास संशोधन योग्य होता है, ठीक है। लेकिन आप कहोगे विकास केवल संस्कृति के द्वारा निर्धारित होता है, बाधित होता है, ठीक है, शासित होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। विकास को आप ना तो संस्कृति के द्वारा बांध कर रख सकते हो और ना ही उसे निर्धारित करके रख सकते हो, ठीक है। तो विकास क्या होता है? विकास यही वाला ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? यही भाई गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। इसमें पूछा गया है कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ना, तो नहीं है आपका पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं। सीडीपी के हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और ये आपके क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। ओके, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं सीडीपी के क्वेश्चन आंसर। और इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड 10-12 जितने भी फैक्ट बनते हैं वो मैं बताऊँगी। और आपका काम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, ये आपका महा मैराथन क्लास होगा, तो इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को लेने की कोशिश की है, ठीक है। तो क्योंकि आपका एग्ज़ाम यूपी टेट का 28 नवंबर को है ना। तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम होने की। हमें तो यही मान के चलना है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, 28 नवंबर को ही होगा, राइट। तो इसमें क्या है, विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, ठीक है भाई। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। ओके, विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही बात है। विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत, जन्म से मृत्यु तक, ठीक है, चलता ही रहता है, सतत रूप से चलता ही रहता है, निरंतर रूप से चलता ही रहता है। विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है, वातावरण से भी प्रभावित होता है, लेकिन वातावरण पर्यावरण एक ही होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो आपसे ऐसा पूछा जाए, विकास क्या होता है, जन्म पर्यंत चलता ही रहता है, और वातावरण पर्यावरण से तो प्रभावित होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? तो सबसे ज़्यादा आपका वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर गौड़ प्रभाव की बात करेंगे तो वो वंशानुक्रम का होता है, ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा? विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। क्या होता है? विकास संस्कृति के द्वारा शासित और निर्धारित होता है, ये गलत हो जाएगा भाई। हम विकास को बाउंड नहीं कर सकते हैं, बांध के नहीं रख सकते हैं, शासित नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ज़रा देखना। विकास शुरू होता है, भाई विकास कब से शुरू होता है?
आप लोग बताइए ज़रा, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, है ना, ट्राई करिए आप लोग। विकास शुरू होता है तो किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट कब शुरू होता है? प्रसव पूर्व से शुरू होता है, मतलब गर्भावस्था से शुरू होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं ना, उनको सरकार द्वारा, हमारी गवर्नमेंट द्वारा 6-6 हज़ार रुपये क्यों दिए जाते हैं? ताकि उन महिलाओं को सही न्यूट्रिशन मिल सके, सही फूड मिल सके, और वो अच्छा न्यूट्रिशन खाएंगी, ठीक है, अच्छा न्यूट्रिशन लेंगी तो उनका बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, ठीक है। और जब स्वस्थ बच्चा पैदा होगा तो वो अपना भी डेवलपमेंट कर पाएगा और हमारे राष्ट्र का भी डेवलपमेंट कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए जो डेवलपमेंट शुरू होता है ना, विकास शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? प्रसव पूर्व से शुरू होता है, ठीक है। प्रसव पूर्व का मतलब गर्भावस्था से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ये हमें लग रहा है इन लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं जनरली क्वेश्चन, है ना। तो कौन सा आनुवंशिकता से संबंधी कारक है? आंखों का रंग, है ना, ये क्वेश्चन आ जाए, आंखों का रंग ही ऑप्शन लगा के चले आना, यही सही होगा। किसका किसका सही हुआ है ज़रा कमेंट करके बता दीजिए एक बार, है किसका किसका सही हो रहा है एक बार बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आंसर करिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। भाई कौन सी सामाजिक संरचना माना जाता है? तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। किसका? अच्छा आप लोग लास्ट में ये बता देना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, आनुवंशिकता को क्या माना जाता है? स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, क्योंकि आनुवंशिकता क्या होती है? स्थिर होती है ना, क्योंकि जेनेटिकली जो गुण होते हैं माँ बाप के वो बच्चों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, है ना। तो ये स्थिर रहती है, थोड़ा बदलती नहीं है जल्दी, ठीक है। तो इसीलिए आनुवंशिकता को क्या माना जाता है? स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था में पैदा होती है? बताओ जरा भाई आप लोग, हैं विद्रोह की भावना कब प्रकट होती है? पूर्व किशोरावस्था में। किसका किसका सही हो रहा है जरा बताना कमेंट करके। विद्रोह की भावना बच्चों में पूर्व किशोरावस्था में होती है, क्योंकि इस टाइम पे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बच्चों में होते हैं, ठीक है। बच्चा जो है बाल्यावस्था से मतलब बाल्यावस्था ख़त्म होते होते किशोरावस्था में एंटर कर जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे बच्चों के सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं, शारीरिक भी होते हैं। बच्चा समाज में एडजस्ट करने में भी उसे प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर बहुत उथल पुथल चल रही होती है, हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं बच्चों में, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलता स्टैनले हॉल ने बोला है, किशोरावस्था को क्या बोला है? संघर्ष, तनाव एवं तूफान। क्योंकि इस टाइम पे बच्चा संघर्ष भी कर रहा होता है अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेके, भविष्य को लेके, है ना, और तनाव में भी रहता है, ठीक है। क्योंकि भाई कंपटीशन में है तो तनाव में रहेगा, और उसके अंदर भी उथल पुथल चल रही होती है। क्यों उथल पुथल चल रही होती है? क्योंकि हार्मोनल चेंज हो रहा होता है बच्चे का, ठीक है। तो इसको स्टैनले हॉल ने बोला है किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था है? पूर्व किशोरावस्था। इस अवस्था में बच्चों की में क्या होती है? विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है ना। बच्चे बगावत पे उतर जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्व किशोरावस्था, ओके। और बाद में पूर्व किशोरावस्था ही क्यों, उत्तर किशोरावस्था क्यों नहीं भैया? बाद में बच्चे परिपक्व हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो इतना नहीं रहता है। लेकिन जब स्टार्टिंग होता है ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शैशवावस्था के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? शैशवावस्था शिक्षण के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? बताइए ज़रा कौन सी विधि है? तो मांटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, कौन कौन सी हैं? भाई सारी शैशवावस्था की शिक्षण विधियां हैं जिनके द्वारा बच्चों को लर्निंग कराई जाती है, ओके। तो इसमें क्या क्या है? अच्छा ये तो सारी हो गई शैशवावस्था की, मतलब पढ़ाने के लिए सबसे शिक्षण विधि, है ना। खेल विधि हो, चाहे मांटेसरी विधि हो, चाहे किंडरगार्टन हो। अच्छा ये बताइए इस विधि के जन्मदाता कौन से हैं? मांटेसरी विधि के जन्मदाता कौन है?
मेरिया मॉन्टेसरी है ना। खेल विधि की कौन है बताइए ज़रा। खेल विधि की आई थिंक फ्रॉबेल है ना, फ्रॉबेल। कमेंट करके बताया। किंडरगार्टन की कौन है? किंडरगार्टन का तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है। बाकी इसके आंसर सारे सही हैं। ज़रा इसके कौन कौन जन्मदाता हैं बता देना आप लोग। हैं किसी को तो याद होगा ना किंडरगार्टन किसकी है, बताइए आप लोग। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई? संवेगात्मक विकास को कौन कौन प्रभावित करता है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है, ठीक है। मानसिक योग्यता प्रभावित करती है, थकान प्रभावित करता है, या फिर सारे ही प्रभावित करते हैं। हमारा जो संवेगात्मक विकास होता है, ठीक है, तो उसको प्रभावित करने वाले सारे कारक हैं, ठीक है। जब हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो हमारे संवेगों का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हमें गुस्सा आएगा, थकान आएगी, है ना। हमारा जब मानसिक योग्यता नहीं है तब भी हमारा संवेगात्मक विकास प्रभावित होगा। जब हमारे शरीर में थकान होगी तब भी प्रभावित होता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रभावित करती हैं संवेगात्मक विकास को। तो क्या हो जाएगा, सारे ही सही हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है आप लोग कमेंट करके बताइए। ज्ञानी लोगों, आप लोगों को आता होगा, मुझे पता है। कौन सा नहीं है भाषा विकास का सिद्धांत? भाई अनुबंधन का सिद्धांत तो है ही है भाषा विकास का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत, भाई बच्चा कैसे सीखता है, अनुकरण करके फॉलो करके सीखता है ना, है ना। तो ये तो है ही है। परिपक्वता का सिद्धांत है। ये अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत कहाँ से आ गया है? यही नहीं होगा, बाकी सारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। माँ बाप के साए से बाहर निकलकर बच्चे अपने साथी बालकों के साथ जो है खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। साथी बालकों की संगत को पसंद करते हैं। कब पसंद करते हैं बताइए आप लोग। इसका आंसर आप ही लोग बताएंगे, मैं नहीं बता रही, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, आप लोगों को ज़रा बताइए, क्योंकि इसके दो आप सभी लोग देखना इसके दो आंसर दोगे, मुझे पता है। तो आप लोग बताइए ज़रा। कोई बोलेगा कि मैम पूर्व किशोरावस्था, कोई बोलेगा उत्तर बाल्यावस्था, है ना। तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क वाला क्वेश्चन है ये। ज़रा बताइए पता करके आप लोग, है ना। इसका आंसर अभी मैं नहीं बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तब तक आप लोग थोड़ी मेहनत कर लीजिए इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? भाई गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? घिसा पिटा क्वेश्चन आ गया आपका, है। कितनी होती है? 23 होती है ना। कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? सामाजिक एवं परिवेशजन तत्व। कौन से तत्व? सामाजिक एवं परिवेशजन तत्व। भाई बच्चों के जो सामाजिक विकास होता है ना, उसका समाज, वातावरण, ये सारी चीज़ें सामाजिक विकास को प्रभावित करती है ना। बच्चा कौन सी परिस्थिति में रहता है, कहाँ पे रहता है, ठीक है, उसका वातावरण कैसा है, ठीक है, उसके घर परिवार रिश्तेदार नातेदार जो भी होते हैं ना, वो कैसे हैं, उस पर कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है, उसे अच्छी बातें सिखा रहे हैं या फिर गलत बातें सिखा रहे हैं। तो बच्चों के सामाजिक विकास में इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। ओके, तो सामाजिक और परिवेशजन तत्व हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बाल विकास में क्या होता है बताओ ज़रा। प्रक्रिया पर बल होता है। मतलब बाल विकास एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रक्रिया पर बल देता है। प्रक्रिया का मतलब यार प्रोसेस होता है, ठीक है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देता है, ठीक है भाई। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, सही है, ठीक है। तो क्या ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा ना, बताइए ज़रा। भाई बाल विकास क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और बालक के विकास में वातावरण और अनुभव की भी भूमिका होती है, ये भी बात सही है। और बच्चे के विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की हम विशेषताओं का अध्ययन करते हैं बाल विकास के अंतर्गत, तो ये भी बात सही है। तो सारी बातें सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास होता है? बताइए ज़रा आप लोग, इसका आंसर बताइए और क्यों होता है ज़रा ये भी बताइए। कोई कह रहा है शैशवावस्था, कोई कह रहा है किशोरावस्था, कोई कह रहा है बाल्यावस्था।
अच्छा, मैंने जब आपको डेवलपमेंट पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, बच्चे का जो मस्तिष्क होता है, किसी भी बच्चे का मस्तिष्क होता है तो उसका 90% डेवलप कब हो जाता है, शैशवावस्था में हो जाता है। ज़रा बात पे गौर करिए, मैं मस्तिष्क की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो किसी भी बच्चे के मस्तिष्क का विकास जो है 3 साल की अवस्था में 90% तक डेवलप हो जाता है और बाकी का 10% बाद में होता रहता है, ठीक है। तो अगर हम मस्तिष्क की बात करेंगे तो किसी भी बच्चे का मस्तिष्क 3 साल की एज में 90% डेवलप हो जाता है, लेकिन विकास की किस अवस्था में बुद्धि सबसे अधिक होती है? भाई बुद्धि सबसे अधिक होती है कब? किशोरावस्था में। कब होती है बुद्धि सबसे अधिक? किशोरावस्था में। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। आप लोग देख रहे हो हमारे इंडिया में कितना ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ रहा है, ठीक है। बच्चों के प्रति कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लोग क्या करते हैं, बच्चे तो नासमझ होते हैं ना, है ना। उनको तो ये नहीं पता होता है क्या सही है क्या गलत है, कौन हमें मतलब बहला रहा है, कौन फुसला रहा है, कौन हमारा मतलब हितैषी है। छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट दे के या फिर ऐसे करके क्या उनके साथ क्राइम होता है, उनके साथ अपराध होता है ना। लेकिन मतलब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बच्चे नासमझ होते हैं। उनको तो बस उन्हें लग रहा है हाँ ये अंकल जो है चॉकलेट देते हैं, ये अच्छे हैं। उन्हें नहीं पता होता है ना, उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता है, इसीलिए उनके साथ इतने बड़े मतलब इतने ज़्यादा क्राइम रेट इतना ज़्यादा है बच्चों के साथ, ठीक है। तो इसका यही कारण है कि उस टाइम पे बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का सबसे अधिक विकास हुआ होता है? किशोरावस्था में। ओके, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए भाई। कोई पूछता ही नहीं है, ऐसा लगता है हम जैसे मैं सब सही पढ़ा देती हूँ, सब समझ में आता है या फिर कुछ नहीं समझ में आता है। इसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं, आप लोग पूछते नहीं हो तो, है ना। या तो सब कुछ आता है समझ में या तो कुछ भी नहीं आता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? आप में से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। अच्छा, वृद्धि और विकास के सिद्धांत मैंने कौन कौन से बताए थे? जरा हमने जब डेवलपमेंट पढ़ा था तो मैंने ये सारा कुछ कराया है। निरंतरता का सिद्धांत वृद्धि और विकास का सिद्धांत है। एकीकरण का सिद्धांत है, बच्चा एकीकरण बिठाने की कोशिश करता है, समन्वय, है ना। समन्वय का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, है ना, विकास का सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। मस्तकाधोमुखी, है ना, सिर पदामुखी, ये भी विकास का सिद्धांत है। और कौन सा नहीं है? तो वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है। तो किसका किसका सही हुआ है ज़रा कमेंट करके बताना मुझे, है ना। अगले वीडियो में उसको एक ट्रॉफ़ी दी जाएगी। ट्रॉफ़ी का मतलब उसका नाम लिया जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आप लोगों से बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम। ये क्वेश्चन हमें नहीं लगता किसी को नहीं आता होगा, सबको आता है और इस पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया है? बताइए ज़रा। इसको तो मैंने न जाने मतलब कितना डिटेल में पढ़ाया है। आप लोग अगर पढ़े होंगे ना तो इसके सारे सिद्धांत रटे होंगे। भाई सीखने के सबसे पहले सिद्धांत किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। भाई थॉर्नडाइक कौन थे? प्रथम शैक्षिक थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे। और कहाँ से थे थॉर्नडाइक? अमेरिका के थे, तो फिर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, राइट। तो सीखने के सिद्धांत किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। और एक बात सुनो थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक ने क्या किया था? थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 प्रकार से नियम दिए थे। अधिगम के 2 नियम दिए थे। पहले तो प्राइमरी नियम थे जिन्हें प्राथमिक या मुख्य नियम कहते हैं, प्रधान नियम कहते हैं, है ना। इसके अंतर्गत उन्होंने 3 नियम दिए थे। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ठीक है। अभ्यास प्रभाव मतलब जिसमें आदमी गलती कर करके सीखता रहता है, ठीक है। प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये तो मुख्य नियमों की बात हो गई। थॉर्नडाइक ने अपने द्वितीय नियमों के तहत 5 नियम दिए थे ना, शायद 5 ही नियम दिए थे, हाँ, जिन्हें द्वितीयक या गौड़ नियम कहते हैं। उसमें कौन कौन से नियम थे? बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्यात्मक नियम, ये सारे नियम थे द्वितीय नियमों के तहत, ठीक है। तो ये भी आपका रिवीजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
बुद्धि का तरल सिद्धांत किसने दिया था? बताओ जरा, बुद्धि का तरल सिद्धांत किसने दिया था? हैं, बुद्धि का तरल सिद्धांत किसने दिया था बताइए आप लोग। कैटल ने दिया था, ठीक है। तो कॉफ़ी कैसी होती है भाई, चाय कॉफ़ी कैसी होती है? तरल होती है ना, लिक्विड होती है ना। और लिक्विड को हम लोग कहाँ रखते हैं? केतली में रखते हैं। तो उनको ऐसे करके याद कर सकते हैं। बुद्धि का तरल और क्रिस्टलीय सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रंथियों के आधार पर बुद्धि को किसने कितने भागों में बांटा था? किसने मतलब बांटा था? ठीक है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? ग्रंथियों के आधार पर, देखो ग्रंथियों के आधार पे कहें या फिर शरीर रचना के आधार पर कहें, इसमें क्रस्मर ने क्या किया था? शरीर रचना या ग्रंथियों के आधार पर क्या किया था? व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। और वो 3 भाग कौन कौन से थे? गोलकाय, सुडौलकाय और निर्बलकाय। गोलकाय का मतलब होता है व्यक्तित्व जो होता है, जिसका व्यक्तित्व, उन्होंने व्यक्तित्व को पर्सनैलिटी से रिलेट कर दिया है कि इंसान कैसा दिखता है, ठीक है। इन्होंने बताया जो गोलकाय व्यक्ति होता है ना, वो एकदम मोटा ताजा हस्त मतलब एकदम होता है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति गोलकाय हो गया, ठीक है। सुडौलकाय का मतलब जिसकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, अच्छी दिखती है, उसको सुडौलकाय बताया, ठीक है। निर्बलकाय का मतलब इन्होंने बताया जो कमज़ोर एकदम सूखे से होते हैं, उनको इन्होंने बताया निर्बलकाय, ठीक है। तो क्या किया था? कैस्मर ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? गोलकाय, सुडौलकाय और निर्बलकाय, ठीक है। और किसके आधार पर बांटा था भैया? शारीरिक रचना या ग्रंथियों के आधार पर बांटा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुजन शास्त्र के पिता कौन थे? कौन थे सुजन शास्त्र के पिता? बताओ आप लोग, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये आपका, है। तो इसको गाल्टन, सुजन शास्त्र के पिता गाल्टन ही तो थे। नेक्स्ट है हमारा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। जो सृजनात्मकता होती है, जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो मौलिक परिणाम होते हैं, ठीक है। जो हमारे जो मौलिक परिणाम होते हैं उनको अभिव्यक्त करने की एक मानसिक क्रिया होती है। तो ऐसा कथन कहा था क्रो एंड क्रो ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से, अरे अभी तो विद्रोह किया है हम लोगों ने, है ना, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा आंसर? किशोरावस्था ना, पूर्व किशोरावस्था। रिपीट हो रहे हैं अब तो क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। बताइए जरा सीखने की ऐसी कौन सी अवधि है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में भाई कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं होती है, कोई उन्नति नहीं होती है? आंसर बताइए आप लोग, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कोई कह रहा है मैम कुछ नहीं कहलाता है। ऐसा नहीं है भाई, जब सीखने में कोई फ़र्क ही नहीं पड़े, चाहे मार के पीट के समझा के आपको कैसे भी लर्निंग कराई जाए, लेकिन आप पे कोई नहीं, बस एकदम वो वही वाला हाल हो गया। जैसे नहीं, एक कहावत है कि अब क्या ही बोलूँ, रहने दो, छोड़ो, है ना। तो जब कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती है लर्निंग में, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लर्निंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0% रिजल्ट ही रहता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको सीखने का पठार बोलते हैं। ये सीखने का पठार है, ठीक है। सीखने का पठार अलग होता है और सीखने का वक्र अलग होता है। अच्छा, सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट करके बताओ कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और नहीं पता है तो फिर मैं अगले वीडियो में भाई इनको भी लूँगी, इनको भी मतलब अच्छे से कराऊँगी सीखने का वक्र, ठीक है। अरे वही सीखने के वक्र जो मैंने कराए हैं ना, उन्नतोदर, नतोदर, मिश्रित, सर्पिलाकार, है ना, ये सारे मैंने करा रखे हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए जाके, अदरवाइज़ मुझे कमेंट करके बताइए, फिर ये सारे टॉपिक अच्छे से करा दिए जाए फिर से। ओके, तो सीखने में जब कोई प्रोग्रेस नहीं होती है उसको सीखने का पठार कहते हैं। सीखने का वक्र अलग होता है, ठीक है। वो देखो, सीखने के वक्र का मतलब होता है, पहली बात तो सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उन्नतोदर वक्र,
ठीक है। उन्नतोदर वक्र का मतलब होता है उन्नतोदर या बढ़ता हुआ वक्र। ठीक है, इसका मतलब होता है जब बच्चा बहुत तेज़ी से लर्निंग करता है, मान लो उसने 1 घंटे में 5 पाठ याद कर लिए, ठीक है, 2 घंटे में उसने 8 पाठ याद कर लिए, ये क्या है, लर्निंग का वक्र जो है बढ़ रहा है। ठीक है, इसको उन्नतोदर वक्र बोलते हैं। दूसरा होता है नतोदर वक्र, उसमें लर्निंग का जो टाइम पीरियड है वो तो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो लर्निंग होती है, जो क्वांटिटी है वो कम होती है, उसको नतोदर या घटता हुआ वक्र बोलते हैं। जैसे कि एक घंटे में वो आधा पाठ भी नहीं याद कर पा रहा, 2 घंटे में वो 1.5 पेज भी नहीं याद कर पा रहा, उसको क्या बोलेंगे, नतोदर वक्र। ठीक है, तीसरा होता है, तीसरा कौन सा होता है भाई, उठता हो गया, घटता हो गया। तीसरा होता है मिश्रित सर्पिलाकार या एस टाइप वक्र। एक और होता है, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बाद में बताऊंगी। 4 होते हैं, एक तो बढ़ता हो गया, घटता हो गया, फिर मिश्रित हो गया, एक कोई और भी होता है। ठीक है, चलो उसी टाइम पे बता दूंगी, अभी तो मुझे ही नहीं याद आ रहा है तो कैसे बताऊं। सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत किसने दिया, फिर से आ गए थॉर्नडाइक, है ना, फिर से थॉर्नडाइक ही आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार ये रिपीटेड क्यों हो रहे हैं, रुक जाइए ज़रा, ये लोग रिपीट हो रहे हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, बताइए ज़रा, नया क्वेश्चन आया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, आप लोग कमेंट करके बताना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर ने, है ना, जिसको आप कहते हो BF स्किनर, है ना। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, BF स्किनर ने दिया है। अच्छा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, भाषा का सिद्धांत है ना, कि या फिर कौन सा सिद्धांत है, लर्निंग का सिद्धांत है, तो भैया ये अधिगम का सिद्धांत है। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत है, ठीक है, या शिक्षण तकनीकी है, या फिर ऐसे 3 क्वेश्चन और बना दिए जाएं तो आप कंफ्यूज हो गए। तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रख लिया करो कि क्वेश्चन बनाने पे आ जाए तो एग्जामिनर कैसे भी बना सकता है। अगर मेरे टाइप का एग्जामिनर होगा तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बनाएगा, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो। क्रिया प्रसूत तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित थे, बताइए जरा, कोहलर किससे संबंधित थे। वही बात हो गई, अभी जो मैं क्वेश्चन बता रही थी ना कि ऐसे आ सकता है, तो ऐसे ही आ गया। कोहलर किससे संबंधित थे, कोहलर ने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था, या फिर विकास का सिद्धांत दिया था, या फिर व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया था, या फिर अधिगम का सिद्धांत दिया था। वोल्फगंग कोहलर, पहली बात तो ये बताइए, ये व्यवहारवादियों के अंतर्गत आते हैं कि संज्ञानवादियों के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो मैंने आपको 2 तरह के मनोवैज्ञानिक बताए थे, कौन कौन से, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। व्यवहारवादियों में कौन कौन से थे, जैसे थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, ये सारे कौन कौन से थे, व्यवहारवादी। इनका मानना था कि इंसान व्यवहार के द्वारा सीखता है, गलती करके सीखता है, ठीक है, तो ये तो व्यवहारवादी थे, ठीक है। और दूसरी तरफ थे कर्ट लेविन, वोल्फगंग कोहलर, कोफ्का, इनका मानना था कि ये संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे। इनका मानना था कि इंसान जो भी लर्निंग करता है, कोई भी व्यक्ति जो लर्निंग करता है ना, वो अपनी सूझ के द्वारा करता है, अपनी समझ के द्वारा करता है, ठीक है। तो कोहलर किससे संबंधित थे, इन सभी लोगों ने, पहली बात तो ये कि अधिगम का सिद्धांत दिया था। व्यवहारवादी और संज्ञानवादियों ने, दोनों ने अधिगम का सिद्धांत दिया था, है ना। लेकिन व्यवहारवादियों का मैंने बता दिया क्या विशेषता है, और संज्ञानवादी भी बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलर संबंधित हैं, देखो इन लोगों को। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है, गोलमैन, डेनियल गोलमैन जिसे आप कहते हो, ठीक है, ये किससे संबंधित हैं, सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, या फिर आध्यात्मिक बुद्धि से, या फिर सामान्य बुद्धि से, ठीक है।
तो डेनियल गोलमैन की अगर बात करेंगे, आप चाहे जितने भी चतुर हो, ठीक है, चाहे जितने चतुर हो, चाहे आपके पास जितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस हो, कोई मायने नहीं रखता अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि नहीं है, ठीक है। तो डेनियल गोलमैन ने क्या किया था, संवेगात्मक बुद्धि के जनक थे। इन्होंने बोला था कि आप चाहे जितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन आप तब तक सफल नहीं हो सकते हो जब तक आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस बात को प्रूफ करूं मैं कैसे? मान लीजिए आप अपनी बुद्धि के द्वारा क्या बन गए, इंजीनियर बन गए, ठीक है। अगर आप अपनी बुद्धि के द्वारा क्या बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन अगर आप के अंदर संवेगात्मक बुद्धि नहीं है ना, तो आप अपनी बुद्धि का, आप अपनी लर्निंग का गलत यूज करोगे। डॉक्टर बन गए, पता लगा डॉक्टर बनने के बाद क्या कर रहे हैं, किडनी बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? उनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं, ठीक है, उनके पास विवेक है ही नहीं, इसीलिए क्या कर रहे हैं, डॉक्टर तो बन गए क्योंकि उनके पास बुद्धि है, बट उनके पास संवेगात्मक बुद्धि नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने, गोलमैन ने ऐसा बोला था, कोई भी व्यक्ति तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक उसके पास क्या होता है, संवेगात्मक बुद्धि नहीं होती है। तो हर किसी के पास संवेगात्मक बुद्धि होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो डेनियल गोलमैन ने क्या किया था, संवेगात्मक बुद्धि के जनक थे। मान लो कोई व्यक्ति बुद्धि के द्वारा इंजीनियर तो बन जाता है, ठीक है, लेकिन उसी इंजीनियरिंग का यूज करके समाज का क्या करता है, कोई तो समाज का कल्याण कर रहा है, ठीक है, इंजीनियर बन के भाई अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी ला रहा है, राष्ट्र का विकास कर रहा है, ठीक है। और वही इंजीनियर अगर मान लो बैंक करप्सी कर रहा है, बैंक लूट रहा है, ठीक है, या फिर हैकिंग कर रहा है, तो वो क्या हो, वो भी तो इंजीनियर है, लेकिन उसके पास क्या है, संवेगात्मक बुद्धि ही नहीं है ना। तो इन्होंने ऐसा बोला था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जितना चतुर हो, चाहे जितना बुद्धिमान हो, अगर उसके पास संवेगात्मक बुद्धि नहीं है ना, तो फिर वो कभी भी लाइफ में सक्सेस हो ही नहीं सकता है ना। सक्सेस का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, ये क्या है? आंसर करके बताएं जरा। एक बालक जो कि साइकिल चलाना तो उसे आता है, ठीक है, अब वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो ये क्या होता है, ये अधिगम का ऊर्ध्व अंतरण होता है, ठीक है, ये ऊर्ध्व अधिगम अंतरण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ठीक है, देखो दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो बहुत बकर बकर करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, किसी से भी आसानी से बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होता है ना, हंस लिए मुस्कुरा लिए, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। और दूसरे होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व, जो थोड़ा सा शर्मीले होते हैं, बात करने में अच्छा फील नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी से बातें नहीं करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी बोलते हैं। तो युंग ने क्या किया, व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा, कौन कौन से, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, और अंतर्मुखी बहिर्मुखी क्या है मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास को, अरे ये क्वेश्चन कितनी बार आएगा, सामाजिक एवं परिवेशजन तत्व होते हैं, ये मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगी, है ना, कोई ऐसे मत करना मैम क्यों नहीं करोगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत मैंने बता दिया यार, समान प्रतिमान का सिद्धांत विकास का सिद्धांत होता है। मान लो इंसान का बच्चा है वो इंसान जैसा पैदा होगा, गाय का बेबी है वो गाय जैसा पैदा होगा, छिपकली का छिपकली जैसा पैदा होगा, इसको क्या बोलते हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत होता है। निरंतरता का सिद्धांत या निरंतर विकास का सिद्धांत, ये भी विकास का सिद्धांत होता है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये नहीं होता है, ये शायद अधिगम का सिद्धांत है या फिर कुछ और है, ठीक है। तो कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है, यही नहीं है, बाकी सब हैं, ठीक है, तो नहीं पूछा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के परिणाम स्वरूप नई नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ऐसा किसने बोला था जरा बताइए, ऐसा किसने बोला था, कमेंट करो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ऐसा हरलॉक महोदय ने बोला था, क्या बोला था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ओके,
अब कितने, बस थोड़े क्वेश्चन और बचे। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में किसने वर्गीकृत किया था? कमेंट करके बताइए, फिर मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से, ठीक है। तो क्या हुआ था, कौन थे? विलियम मैकडूगल। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? कमेंट करके बताइए। अमेरिकी थे कि जर्मन थे कि इंग्लैंड के थे, कहाँ के थे? विलियम मैकडूगल आई थिंक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो विलियम मैकडूगल ने क्या किया था, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार बताए थे। उन्होंने क्या बोला था कि जो मूल प्रवृत्ति होती है इंसान की, वो 14 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? उन्होंने बोला था ये दुख, गुस्सा, भय, पलायन, जिज्ञासा, ठीक है, कामुकता, या फिर क्या बोलते हैं, रचना, दीनता, मतलब किसी के ऊपर दया आ जाना, ठीक है, किसी से डर जाना, दुख होना, सुख होना, गुस्सा आना। जनरली ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मूल प्रवृत्ति होती हैं, ठीक है। और इन्हीं मूल प्रवृत्तियों को के 14 प्रकार किसने बताए हैं? विलियम मैकडूगल ने बताए हैं। विलियम मैकडूगल कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, लेकिन एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। ऐसा लगा, पता लगा मुझसे ही गलती हो गई तो आप लोग, है ना। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना, मतलब किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर अपनी चेतना का केंद्रीकरण करना क्या कहलाता है? केंद्रीकरण अवधान है। ऐसा किसने बोला था? भाई आपको पढ़ाई करनी है लेकिन आपका मन लगा है वेब सीरीज देखने में, तो ये क्या है? ये डम्पिल, ऐसा किसने बोला था? डम्पिल ने बोला था। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण। मान लो आपका एग्जाम है, प्रेजेंट टाइम में आपको चाहिए पढ़ना, लेकिन आपका मन लग रहा है कहाँ? वेब सीरीज देखने में, है ना। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का अवधान ही तो है ना। तो ऐसा किसने बोला था? डम्पिल ने बोला था। और ऐसा जनरली होता है ह्यूमन बीइंग के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सीखने के मुख्य नियमों के अंतर्गत आता है? आ गया सबसे खतरनाक वाला क्वेश्चन, है ना। तो मुख्य नियम, मैंने स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन शायद पढ़ाया है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने अपने मुख्य नियम के अंतर्गत कौन कौन से नियम दिए थे? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम थे। थॉर्नडाइक के गौड़ नियम कौन कौन से थे? द्वितीयक या गौड़ नियम उसमें थे बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवृत्ति, सादृश्यता या साहचर्यात्मक नियम, ठीक है। तो द्वितीयक या गौड़ नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने 5 नियम दिए थे, और प्राथमिक नियमों के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। वो 3 नियम कौन कौन से? प्राथमिक या मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। यही प्राथमिक नियम है, यही मुख्य नियम है, और ये बहुक्रिया वाला थॉर्नडाइक का गौड़ नियम हो जाएगा। तो यही गलत हो जाएगा। इन्होंने मुख्य नियम पूछा है आपसे। मतलब ऐसे क्वेश्चन देख के आपको कुछ एहसास होता है कि नहीं? नहीं होता है, फिर आप पढ़ाई के लायक ही नहीं हो। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है ना, तो वो आपसे अपेक्षा करता है कि सीडीपी आप डिटेल में पढ़िए। ऐसा नहीं है कि वन लाइनर पढ़ लिया आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। इट मीन्स आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा बताइए, आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे? नहीं करोगे। और बाई चांस अगर निगेटिव मार्किंग होती है एग्ज़ाम में ना, तब तो फिर आपकी हालत ही ख़राब हो जाती है ऐसे क्वेश्चन करने में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? आई थिंक इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन कोई हो भी नहीं सकता है ना। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था भाई, है ना जी। इन्होंने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। GS फैक्टर, जर्नल फैक्टर और सामान्य फैक्टर, जर्नल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। इन्होंने बोला था हम लोगों के अंदर 2 प्रकार की बुद्धि होती है। कौन कौन सी बुद्धि होती है? सामान्य बुद्धि और जो है विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि तो हम सबके पास होती है, जैसे भूख का लगना, ठीक है, निद्रा का आना, ठीक है, निद्रा लगने मतलब भूख लगने पे खाना खाना, सब लोग खाते हैं, ठीक है, नींद लगने में सो जाना, तो फिर ये तो सबका काम है ना। तो बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक जो हमें जन्मजात रूप से सबको मिलती है, और दूसरी होती है स्पेसिफिक बुद्धि, जिसे विशिष्ट बुद्धि कहते हैं। वो हम लोग समाज में अर्जित करते हैं अपने अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास के द्वारा। ये सारी तो द्वितीय वाली जो बुद्धि होती है ना, मतलब जो विशिष्ट बुद्धि होती है, उसको हम समाज में अर्जित करते हैं, और जो सामान्य बुद्धि होती है वो हम सब लोग पैदा होते ही हमको मिल जाती है, ठीक है। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत याद हो गया ना, किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था।
ठीक है। इन्होंने क्या बताया था कि हमारे अंदर बुद्धि 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना भी है, ऐसे ही नहीं निकल लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।